नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं संजय रोयल स्वागत करता हूं स्पेशल ई लर्निंग क्लास में आपका। आज की क्लास कक्षा 12 जीव विज्ञान हिंदी वर्ग में जो 10वां पाठ हम पढ़ रहे थे, प्रकाश संश्लेषण, तीसरे यूनिट का पहला पाठ है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब इसमें हम प्रकाश संश्लेषण से संबंधित क्रिया विधि को हम पढ़े, तो उससे पहले उससे संबंधित कुछ सामान्य बातें जो हैं इनके बारे में हम पढ़ रहे थे। जैसे हमने पढ़ा था प्रकाश संश्लेषण कहाँ पर होता है। हरे पादपों की पत्तियों में जो पर्ण मध्योतक कोशिकाएं होती हैं उनमें पाया जाने वाला हरित लवक जो है, उस हरित लवक में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। हरित लवक में भी यदि हम देखें तो उसके अंदर हमने संरचना में पढ़ा था, हरित लवक में पतली पतली पटलिकाएं मिलती हैं और वो पटलिकाएं जो है वो मिलकर एक समूह बनाती है जिसे हम ग्रेना कहते हैं। उन ग्रेना की जो संरचना है उनके अंदर हमने ये चीज पढ़ी थी कि ग्रेना जो है या पटलिकाएं जो है उनकी आंतरिक सतह पर एक कुछ समूह पाए जाते हैं वर्णकों के, जिन्हें हम प्रकाश संश्लेषी वर्णक कहते हैं। इन्हें प्रकाश संश्लेषी वर्णक जो है वो क्यों कहा जाता है? ये जो समूह बने हैं इनको क्वांटासोम कहते हैं। एक क्वांटासोम में लगभग 350 से 400 छोटे छोटे अणु होते हैं जो प्रकाश संश्लेषी वर्णक अणु कहलाते हैं। तो अब ये प्रकाश संश्लेषी वर्णक अणु हैं क्या? जो प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करते हैं, खासतौर से दृश्य प्रकाश को अवशोषित करते हैं और उसे फिर रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। उन वर्णकों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो अगला अपना जो टॉपिक है वो है प्रकाश संश्लेषी वर्णक, यानी प्रकाश संश्लेषी वर्णक ऐसे वर्णक अणु जो प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करते हैं और प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करने के बाद में उस ऊर्जा को वो रूपांतरित करते हैं किसमें? रासायनिक ऊर्जा में। वे वर्णक अणु जो हैं वो प्रकाश संश्लेषी वर्णक अणु कहलाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? थाइलेकोइड में या पटलिकाओं में पाए जाते हैं, या यूं कह सकते हैं कि ग्रेना में पाए जाते हैं। अब प्रकाश संश्लेषी वर्णक जो प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करते हैं, वो पादपों में मिलने वाले जो प्रकाश संश्लेषी वर्णक हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। खास तौर से दो प्रकार के ये होते हैं। एक तो होते हैं पर्णहरित, या जिनको हम शॉर्ट में क्लोरोफिल कहते हैं, CHL से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। और दूसरे जो हैं वो है कैरोटीनॉइड। तो उच्च विकसित पादपों में यदि हम देखें दो प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं, पर्णहरित और कैरोटीनॉइड। तो इनकी विस्तृत अध्ययन जो है वो इस पाठ के अंदर हमें करेंगे। सबसे पहले प्रकार के जो वर्णक हैं उनकी हम बात करें तो वो है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल या पर्णहरित ये कार्बनिक अणु होते हैं या कार्बनिक पदार्थ होते हैं, और सामान्य रूप से देखा जाए तो ये हरे रंग के होते हैं। और इन्हीं की उपस्थिति के कारण से पादप जो हैं या पादपों में प्रकाश संश्लेषण करने वाले जो स्थल होते हैं उनका रंग जो है वो भी कैसा होता है? हरा ही होता है। अब इसमें ये पादपों में मिलने वाला मुख्य वर्णक है। कैरोटीनॉइड जो है वो सामान्यतः सहायक वर्णक की तरह से काम करते हैं। हालांकि ये 7 अलग अलग प्रकार के होते हैं। पर्णहरित अणु जो है वो भी कुल मिलाकर 7 प्रकार के होते हैं, जिनमें क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल B, क्लोरोफिल C, क्लोरोफिल D, क्लोरोफिल E, ये इसके अलावा 5 तो ये प्रकार हो गए। इनके अलावा एक और बैक्टीरियो विरिडीन और एक बैक्टीरियो क्लोरोफिल। ये अलग अलग प्रकार के वर्णक अणु जो हैं वो इनके अंदर, विरिडीन हो गया, चलो क्लोरोफिल, तो बैक्टीरियो क्लोरोफिल, ये कुल मिलाकर 7 प्रकार के वर्णक अणु पाए जाते हैं। तो सीधा सा ध्यान में रखें, एक तो क्लोरोफिल या पर्णहरित है, उसमें A, B, C, D, E 5 तक, तो 5 तो ये हुए। और बैक्टीरियो विरिडीन और बैक्टीरियो क्लोरोफिल ये उच्च वर्गीय पादपों में नहीं पाए जाते हैं। उच्च वर्गीय पादपों में केवल 2 ही प्रकार के क्लोरोफिल मिलते हैं, क्लोरोफिल A और क्लोरोफिल B। तो मुख्य रूप से ये ध्यान में रखें। बाकी क्लोरोफिल C, D और E जो है, और बैक्टीरियो विरिडीन और बैक्टीरियो क्लोरोफिल ये जो है वो मिलते हैं बैक्टीरिया में या जीवाणुओं में, और क्लोरोफिल C, D और E ये मिलते हैं सामान्यतः शैवालों में। तो शैवालों में पाए जाते हैं, लेकिन मुख्य वर्णक इनमें ये 2 हैं। इनमें भी यदि देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे महत्वपूर्ण वर्णक जो है वो कौन सा है? क्लोरोफिल A।
क्लोरोफिल ए एक ऐसा वर्णक है जो लगभग सभी तरह के स्वपोषी जीव जो हैं, जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, उनमें सब में मिलता है। चाहे वो शैवाल हो, एक कोशिकीय के शैवाल, या उच्च वर्गीय पादप हों, बहुकोशिकीय पादप हों, उनमें भी ये मिलेगा। उच्च वर्गीय पादपों में क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी मुख्य रूप से पाए जाते हैं। इनमें क्लोरोफिल ए जो है वो मुख्य वर्णक अणु होता है, और क्लोरोफिल बी जो है वो सहायक वर्णक अणु की तरह से काम करता है, या सहायक वर्णक अणु के रूप में पाया जाता है। ये दोनों ही जल में विलेय होते हैं। हालांकि क्लोरोफिल बी जो है उसकी जल में विलेयता क्लोरोफिल ए से अधिक होती है। तो इसके अंदर ये चीजें ध्यान में रखें। अब इसमें मुख्य रूप से जो आए वो कौन से हैं, क्लोरोफिल ए या क्लोरोफिल बी। पर्णहरित ए और पर्णहरित बी जो हैं उनके बारे में हम मुख्य रूप से इसमें पढ़ेंगे। अब इनके अंदर कुछ विशेष चीजें जो आपको ध्यान में रखनी है वो उनके सूत्र वगैरह के रूप में हैं। जैसे एक तो अणु सूत्र जो है वो ध्यान में रख लें, क्लोरोफिल ए का भी और क्लोरोफिल बी का भी। क्लोरोफिल ए, इसका अणु सूत्र है C55 H72 O5 N4 Mg। और क्लोरोफिल बी जो है इसका अणु सूत्र है C55 H70 O6 N4 Mg। यानी इनमें देखें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन्हीं में केवल अंतर है। इसमें 2H, ये जो क्लोरोफिल ए का अणु सूत्र है उसी को ध्यान में रख ले। क्लोरोफिल बी में क्या होता है, हाइड्रोजन 2 कम हो गए, ऑक्सीजन 1 ज्यादा हो गया। अब ये इनके संरचना वगैरह को देखें, क्लोरोफिल चाहे ए हो चाहे बी हो, दोनों में से कोई सा ही हो, उसकी यदि हम अणु संरचना देखें तो अणु संरचना में क्लोरोफिल अणु जो है वो कैसे होते हैं, एक ध्रुवीय अणु की तरह से काम करते हैं, जिनमें 2 अलग अलग अणु ध्रुव पाए जाते हैं। इनमें एक जो है वो होता है शीर्ष और एक जो है वो होती है लंबी टैल। सिर, ये सिर भाग जो है वो वास्तव में यदि देखा जाए तो 4 अलग अलग रिंग से मिलकर बना होता है, जिनको हमें टेट्रापायरोल रिंग बोलते हैं या टेट्रापायरोल वलय बोलते हैं। तो इनके अंदर 2 अणु जो है या 2 ध्रुव जो है वो मिलते हैं। दोनों ध्रुवों की हम बात करेंगे, उनकी संरचना की। हालांकि संरचना वगैरह कोई ज्यादा विशेष नहीं है, याद करने की इसको जरूरत नहीं है, बस केवल समझने के लिए हम ये बना रहे हैं। इनके बीच में एक मैग्नीशियम अणु जिसे आपस में जुड़े हुए हैं, और फिर इसके बाद में यहाँ से एक टेट्रापायरोल रिंग, ये यूं भी कह सकते हैं या इसको यूं भी जोड़ा जाता है। इस तरह से ये बने होते हैं। अब इनमें ये जो भाग है वो भाग है इसका शीर्ष भाग, और ये जो है वो इसकी पूंछ या पुच्छ, टेल पार्ट कहलाता है। तो एक क्लोरोफिल अणु जो है, चाहे ए हो चाहे बी हो, ये एक ध्रुवीय अणु होता है जिसमें 2 अलग अलग ध्रुव पाए जाते हैं। एक ध्रुव जो है वो शीर्ष के रूप में काम करता है, दूसरा ध्रुव जो है वो टेल या पूंछ के रूप में काम करता है। शीर्ष भाग जो है वो बना है टेट्रापायरोल वलय से। टेट्रापायरोल वलय बहुवचन में कह सकते हैं, टोटल 4 टेट्रापायरोल वलय जो है वो इनके अंदर पाई जाती हैं। और ये चारों टेट्रापायरोल वलय जो हैं वो मिलकर, या टेट्रापायरोल संरचनाएं हैं, ये एक टेट्रापायरोल, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये चारों मिलकर क्या बनाती हैं, एक पोरफायरिन रिंग या एक पोरफायरिन वलय बनाती हैं। तो सीधा सा ये ध्यान में रख ले कि क्लोरोफिल या पर्णहरित अणु एक ध्रुवीय अणु होता है जिसमें एक शीर्ष और एक पूंछ भाग पाया जाता है। इसमें पोरफायरिन वलय जो है उससे बना होता है शीर्ष, और इस पोरफायरिन वलय में कुल मिलाकर 4 टेट्रापायरोल वलय पाए जाते हैं। और नीचे की तरफ एक पूंछ भाग जो है वो फाइटोल पूंछ या फाइटोल टेल से मिलकर बना है। इस फाइटोल टेल में कार्बन 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 20 कार्बन आपस में जुड़कर ये फाइटोल टेल बनाते हैं। तो 20 कार्बन जो है वो तो मिलेंगे पूंछ में, और उसके अलावा 35 कार्बन जो है वो मिलेंगे कहाँ पर, शीर्ष भाग में। साथ में इसमें नाइट्रोजन और मैग्नीशियम। पोरफायरिन वलय जो है उसमें टोटल कितनी 4 टेट्रापायरोल वलय पाई जाती हैं। एक इसको थोड़ा सा ध्यान में रखें, शीर्ष भाग पोरफायरिन वलय से और पूंछ फाइटोल पूंछ से मिलकर बनती है।
पोरफायरिन वलय में कुल मिलाकर 4 टेट्रापायरोल वलय होते हैं। चारों टेट्रापायरोल वलयों का जो केंद्रीय अणु होता है वो मैग्नीशियम है। ये मैग्नीशियम इनको आपस में जोड़ने का काम करता है, जिसके द्वारा ये जुड़े होते हैं। इनमें ये अणु संरचना जो है वो दोनों की है। अब इनमें जो अंतर होता है सूत्र में वो थोड़ा सा ध्यान में रख लें। यहाँ पर टेट्रापायरोल वलय में इस जगह पर अंतर पाया जाता है। यदि यहाँ पर CH3 हो, मेथिल समूह है उपस्थित हो, तो वो क्लोरोफिल A है। और यदि यहाँ पर हो CHO एल्डिहाइड समूह है, तो वो क्या है, वो होगा क्लोरोफिल B। बस केवल इतना सा अंतर होता है। यहाँ CH3 है तो क्लोरोफिल A, CHO है तो होगा क्लोरोफिल B। अब इसके बेसिस पर देखें, CH3 कार्बन बराबरी है 1-1, इसमें हाइड्रोजन 2 ज्यादा है और ऑक्सीजन यहाँ पर है, तो इसकी और इसकी तुलना में देखें, इसमें कार्बन कार्बन बराबर है, हाइड्रोजन 2 इसमें कम हो गए, ऑक्सीजन 1 ज्यादा हो गया। तो 2 हाइड्रोजन कम यानी 72 के बजाय कितने 70 है, और ऑक्सीजन 5 के बजाय 1 बढ़कर कितना हो गया 6। बस ये इतना सा अंतर है। तो इसमें ये ध्यान में रख ले, यहाँ पर टेट्रापायरोल वलय में अंतर जो है वो क्या पाया जाता है, यहाँ पर क्लोरोफिल A जो है उसमें एक एल्डिहाइड समूह होता है, जो कि क्लोरोफिल B में एल्डिहाइड समूह होता है, क्लोरोफिल A जो है उसमें मेथिल समूह होता है। बाकी अनुसंरचना सेम टू सेम वो की वो है, बिल्कुल भी इनमें अंतर नहीं है। अब इसके बाद में यदि हम इनकी अनुसंरचना वगैरह जो है वो हमने देख ली। इसके बाद में एक चीज जो और ध्यान में रखनी है वो है इनका कलर। क्लोरोफिल A का जो अणु होता है वो सामान्यतः नीले रंग का होता है। हरा रंग तो पाया जाता है, लेकिन हरे के साथ में नीला रंग प्रभावी होता है, तो हरे नीले रंग के होते हैं। और क्लोरोफिल B जो है वो हरे पीले रंग के होते हैं। तो एक इसको भी ध्यान में रखें। तो अभी इस आधार पर देखें तो क्लोरोफिल अणु में या पर्णहरित जो है उसमें क्या क्या मुख्य चीज ध्यान में रखनी है। पर्णहरित अणु हरे रंग के होते हैं, हरे रंग के साथ में नीला पीला इस तरह के दूसरे रंग भी मिलते हैं, लेकिन मुख्य रंग हरा होता है। हरे रंग के होते हैं, मुख्य वर्णक होते हैं। अन्य जो वर्णक हैं कैरोटीनॉइड वो सहायक वर्णक होते हैं। कुल 7 प्रकार के होते हैं, क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल B, क्लोरोफिल C, क्लोरोफिल D, क्लोरोफिल A, और बैक्टीरियोवेरिडिन और बैक्टीरियोक्लोरोफिल। लेकिन इनमें भी उच्च वर्गीय पादपों में प्रकाश संश्लेषण हम पढ़ रहे हैं, तो उनमें क्लोरोफिल A और क्लोरोफिल B यही बहुतायत से पाए जाते हैं। बाकी जो हम वो शैवालों में या फिर बैक्टीरिया में जीवाणुओं में मिलते हैं, उच्च वर्गीय पादपों में नहीं पाए जाते। इनका जो अणुसूत्र होता है वो है C55H72O5N4Mg। क्लोरोफिल A का, B का 2 हाइड्रोजन कम 1 ऑक्सीजन ज्यादा, यानी C55H70O6N4Mg। ये हो गया। एक पर्णहरित अणु जो है वो एक ध्रुवीय अणु होता है, जिसमें एक शीर्ष और एक पूंछ 2 भाग पाए जाते हैं। शीर्ष जो है वो पोरफायरिन वलय के रूप में पाया जाता है, जबकि पूंछ जो है वो फाइटोल टेल या पूंछ के रूप में पाई जाती है। पोरफायरिन वलय जो शीर्ष बनाती है वो कुल मिलाकर 4 टेट्रापायरोन वलयों से मिलकर बनते हैं। चारों वलय आपस में मैग्नीशियम के द्वारा जुड़े होते हैं। शीर्ष भाग में क्लोरोफिल A में, पर्णहरित A में जहां मेथिल समूह मिलता है, वहीं क्लोरोफिल B में एल्डिहाइड समूह मिलता है। तो ये और इसके अलावा क्लोरोफिल A जो है वो हरे नीले रंग का होता है, क्लोरोफिल B जो है वो हरे पीले रंग का होता है। तो ये क्लोरोफिल या पर्णहरित अणु की हमने बात की। इसके बाद में दूसरा जो वर्णक और पाया जाता है वो है कैरोटीनॉइड वर्णक। कैरोटीनॉइड वर्णक जो है वो सहायक वर्णक की तरह से काम करता है। पादपों में मुख्य वर्णक नहीं होता, मुख्य वर्णक तो पर्णहरित ही है। और पर्णहरित में भी कौन सा ध्यान में रख लें, क्लोरोफिल A या पर्णहरित A, ये मुख्य वर्णक है। दूसरी श्रेणी जो आती है वर्णकों की वो है कैरोटीनॉइड श्रेणी। कैरोटीनॉइड श्रेणी के जो वर्णक होते हैं उनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यही मिलते हैं। इनके अलावा और वर्णक जो तत्व जैसे नाइट्रोजन और मैग्नीशियम जो हैं वो इनके अंदर अनुपस्थित होते हैं। ये जो हैं वो सहायक वर्णक की तरह से काम करते हैं और क्लोरोफिल के साथ में पाए जाते हैं। सहायक वर्णक की तरह से काम कैसे करेंगे,
क्लोरोफिल अणु जो है वो तो सीधे सीधे ही क्या करते हैं, प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करके सीधे ही प्रकाश संश्लेषण में भाग लेते हैं। ये क्या करेंगे, ये प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित तो करते हैं, लेकिन अवशोषित करने के बाद में सीधे प्रकाश संश्लेषण में भाग नहीं लेते। ये अपनी ऊर्जा जो अवशोषित की गई है उसको स्थानांतरित करते हैं पहले पर्णहरित को, इसलिए इनको सहायक वर्णक कहा जाता है। तो ये सीधे प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करके प्रकाश संश्लेषण में भाग लेते हैं। ये प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करके पहले उसे पर्णहरित को प्रदान करते हैं और फिर प्रकाश संश्लेषण में इस तरह से अपना योगदान देते हैं, इसलिए इनको सहायक वर्णक जो है वो कहा जाता है। इनकी खोज वैकेन रोडर के द्वारा की गई थी। तो वैकेन रोडर जो है इन्होंने इनकी खोज की थी। एक क्लोरोफिल में भी ध्यान में रख लेना, विल्स, टोटर, स्टोहल और फिशर, इन्होंने इनकी रासायनिक संरचना जो है उसकी खोज की थी। तो कोई ज्यादा विशेष तो नहीं है, एक बार थोड़ा सा देख लेना। और वैकेन रोडर ने खोजा था किनको, कैरोटीनॉइड को। सबसे पहले गाजर में, गाजर का जो लाल रंग होता है वो कैरोटीन की प्रेजेंस के कारण से या उपस्थिति के कारण से होता है। ये भी दो प्रकार के होते हैं। कैरोटीनॉइड जो है वो फिर से दो प्रकार के होंगे, एक होंगे कैरोटीन प्रकार के और दूसरे जो हैं वो होते हैं ज़ैंथोफिले प्रकार के। कैरोटीन जो है उनमें केवल कैरोटीन जो है वो बने होते हैं केवल कार्बन और हाइड्रोजन से, जबकि ज़ैंथोफिल जो है उनमें कार्बन हाइड्रोजन के अलावा ऑक्सीजन जो है वो भी पाया जाता है। कैरोटीन का अणुसूत्र सामान्यतः होता है C40S56, जबकि ज़ैंथोफिल जो है उसका अणुसूत्र होता है C40S56O2। हालांकि इनके सूत्र में अंतर आता रहता है, बदलते रहते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये चीज ध्यान में रख लें। कैरोटीन का सूत्र C40S56 है, ज़ैंथोफिल का C40S56O2 है। इसके अलावा इनका जो रंग है वो किस प्रकार का होता है उसमें भी अंतर जो है वो पाया जाता है। कैरोटीन जो है वो तो होते हैं रेड कलर के, कैरोटीन वर्णक लाल रंग के होते हैं, जबकि ज़ैंथोफिल वर्णक जो है वो सामान्यतः पीले या भूरे रंग के होते हैं। और पादपों में अलग अलग प्रकार से पाए जाते हैं। कैरोटीन में यदि देखा जाए तो मुख्य रूप से जो कैरोटीन मिलते हैं उनमें जैसे लाइकोपिन, ये एक कैरोटीन ही है, या अल्फा, बीटा, ये कैरोटीन, जैसे टमाटर का, तरबूज का, गाजर का जो लाल रंग होता है वो बीटा कैरोटीन के कारण से होता है। तो इनमें कैरोटीन में बीटा कैरोटीन सबसे महत्वपूर्ण वर्णक होता है। एक इसको थोड़ा सा देख लेना, कोई ज़्यादा विशेष बात नहीं है। और ज़ैंथोफिल वर्णकों की यदि हम बात करें तो ज़ैंथोफिल वर्णक जो है वो भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। खास तौर से इनके अंदर देखा जाए तो ल्यूटीन, जियोजेंथीन, इस प्रकार के वर्णक मिलते हैं। इनमें ल्यूटीन को ध्यान में रख लें, ल्यूटीन जो है वो मुख्य वर्णक होता है। तो कैरोटीनॉइड में क्या ध्यान में रखना है, कैरोटीनॉइड कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम नहीं होता, हालांकि कोई विशेष बात नहीं है। ये सहायक वर्णक होते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करके उसे पर्णहरित अणु को या पर्णहरित वर्णकों को प्रदान कर देते हैं, सीधे प्रकाश संश्लेषण में भाग नहीं लेते, इसलिए इन्हें सहायक वर्णक कहा जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं, कैरोटीन और ज़ैंथोफिल। कैरोटीन लाल रंग के और ज़ैंथोफिल पीले या भूरे रंग के होते हैं। कैरोटीन में मुख्य वर्णक बीटा कैरोटीन और ज़ैंथोफिल में मुख्य वर्णक जो है वो ल्यूटीन होता है। इसके अलावा कुछ और भी वर्णक जैसे फाइकोबिलिन, फाइकोसाइनिन, फाइकोएरिथ्रिन वगैरह वो भी पाए जाते हैं, लेकिन फाइको शब्द आ गया, इसका मतलब वो शैवालों में मिलते हैं। हम उच्च वर्गीय पादपों में प्रकाश संश्लेषण पढ़ेंगे, इसलिए इनमें इनका कोई रोल जो है वो नहीं होगा। तो अब इस तरह से हमने प्रकाश संश्लेषण से संबंधित जो सामान्य बातें हैं, यानी प्रकाश संश्लेषण के लिए जिन जिन चीजों की आवश्यकता होती है, पर्णहरित वर्णकों के अलावा हरित लवक जहां पर प्रकाश संश्लेषण की घटना होगी, उनके प्रकाश की, उसकी प्रकृति वगैरह, इन सब के बारे में हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया विधि है उसका हम अध्ययन करेंगे डिटेल से। तो अगला टॉपिक जो है वो अपना हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि।
तो इसके बाद में अगला टॉपिक जो हमारा मुख्य टॉपिक रहेगा उस पे हम आते हैं, जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि। अब पहले हम संक्षेप में प्रकाश संश्लेषण की जो क्रियाविधि है इसको हम पढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि को हमें बड़े रूप में वृहद स्तर पर यदि हम देखें तो 3 चरणों में विभाजित कर सकते हैं। पूरा जो इसका समीकरण है उसको आपको ध्यान में रखना है, जिसमें 6 कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो काम में आते हैं, 12 जल के अणु जो है वो काम में आते हैं, साथ में प्रकाश ओरे वर्णक या पर्णहरित जो है इसका उपयोग होता है। ओरे इसकी उपस्थिति में बनता है C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। अब यहाँ पर इन पूरे समीकरण को हम 3 चरणों में यदि हम विभाजित करें तो सबसे पहला जो चरण है वो यहाँ पर है, उसमें इनका रोल होता है। पहले चरण में ये होगा कि पर्णहरित या फिर ये कह सकते हैं कि वर्णक अणु जो है वो प्रकाश का अवशोषण करते हैं, और वर्णक अणु प्रकाश का अवशोषण करेंगे और प्रकाश का अवशोषण करके H2O यानी जल का अपघटन करते हैं, और इस जल अपघटन से हमें प्राप्त होते हैं हाइड्रोजन या प्रोटॉन आयन, इलेक्ट्रॉन और साथ में ऑक्सीजन। अब यहाँ पर ये प्रकाश ऊर्जा, इस प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण किया वर्णकों ने और वर्णकों ने जल के अणु का अपघटन कर दिया। ये पहला ही चरण है। तो इस पहले चरण में क्या हुआ, जल के अणु का अपघटन हुआ और उससे एक जल के अणु के अपघटन से 2 प्रोटॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और आधा अणु जो है वो ऑक्सीजन का उत्पन्न हुआ, हाफ O2। अब एक्चुअल में हाफ O2 जो वो हो नहीं सकती है, तो उसको हम मिलाकर चलें तो कुल मिलाकर 12 जल के अणु यहाँ पर काम में आते हैं। अब 12 जल के अणु को हम यहाँ पर लें तो इस आधार पर देखा जाए तो प्रोटॉन जो है वो कितने बनेंगे, जल के दुगुने यानी 24 प्रोटॉन बनते हैं, 24 ही इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, और 6 जो है यानी 12 का आधा 6 जल के अणु जो 6 ऑक्सीजन के अणु जो है वो प्राप्त होते हैं। ये ऑक्सीजन जो है वो तो बाहर निकल जाती है, तो ये ऑक्सीजन कितने 6O2 ये बाहर निकले और ये 6 जल के अणु काम में आ गए। प्रकाश और पर्णहरित का योगदान जो है वो इसमें हो गया। अब इसके बाद में दूसरा जो चरण है उसमें क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर मुक्त हुए हैं वो प्रवेश करते हैं थाइलेकोइड के झिल्ली पर पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन ग्राहियों पर, और इलेक्ट्रॉन ग्राहियों में उनका स्थानांतरण होता है। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र। तो ये इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में प्रवेश कर जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में प्रवेश करने पर वहां पर एक विशेष क्रिया होती है जिसको फॉस्फोरिलीकरण कहते हैं। इसके बारे में पूरा डिटेल से हम पढ़ेंगे। फॉस्फोरिलीकरण चक्रीय अचक्रीय दोनों प्रकार का होता है, चाहे जैसा हो। उच्च वर्गीय पादपों में देखें तो अचक्रीय फॉस्फोरिलीकरण होता है, और इस फॉस्फोरिलीकरण के कारण से ये इलेक्ट्रॉन जो परिवहन तंत्र में प्रवेश कर चुके हैं उसके कारण से यहाँ पर उत्पन्न होते हैं 18 ATP बनते हैं, और साथ में उत्पन्न होते हैं NADPH2 के अणु। इनकी संख्या होती है 12। तो दूसरा जो चरण है वो ये हो गया। इस दूसरे चरण में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो इसमें मुक्त हुए हैं वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो उत्पन्न करते हैं ATP और NADPH2, इसका उत्पादन करते हैं। NADPH2 के रूप में इसको ध्यान में रख लें, हालांकि ये सही रूप में किताबों वगैरह में यूं दिया हुआ है NADPH+H+, इसको इस तरह से दिखाया जाता है, जिसमें NADPH जो है उसके साथ में 2 हाइड्रोजन जो है वो जुड़े हुए हैं, एक प्रोटॉन अवस्था में और एक हाइड्रोजन के अवस्था में। तो ये NADPH2 चाहे ऐसे लिखें चाहे यूं लिखें, शॉर्ट में आप इसको यूं इसी तरह से लिख दें। इन अणुओं के बारे में हम ATP NADPH2 पूरे नाम वगैरह इनके बाद में ध्यान में रखोगे, आप इनको शॉर्ट में ऐसे ही ध्यान में रखो कि NADPH2 बनते हैं 12 और 18 क्या बनते हैं, ATP इसमें बनते हैं। अब ये जो क्रिया है वो होती है कहाँ पर, ग्रेना में। एक्चुअल में ये चीज ध्यान में रखें, इनकी स्थिति ऐसे होती है कि क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक जो है उसमें स्ट्रोमा जो है, ग्रेना जो है वो पाए जाते हैं, और स्ट्रोमा ग्रेना के बाहर का जो भाग होता है वो होता है स्ट्रोमा। वर्णक यहाँ पर है, तो प्रकाश ऊर्जा यहाँ गिरेगी और यहाँ गिरने के बाद में ये दोनों चरण यहाँ पर होंगे।
तो इनके दोनों चरण यहाँ होते हैं और ये प्रकाश की उपस्थिति में होते हैं। इसको हम कहते हैं प्रकाशिक अभिक्रिया। पूरे प्रकाश संश्लेषण को दो भागों में, दो अभिक्रियाओं में बांट सकते हैं, एक प्रकाशिक अभिक्रिया, एक अप्रकाशिक अभिक्रिया। तो यूं कह सकते हैं कि पहले दो चरण जो है वो किस में शामिल किए जाते हैं, प्रकाशिक अभिक्रिया में। इसके बाद में, और वो कहाँ पर संपन्न होते हैं, ग्रेना में, इसको ध्यान में रख लें। फिर इसके बाद में इनका प्रवेश होता है कहाँ पर, स्ट्रोमा में। किनका, एटीपी और NADPH2 का। यहाँ पर इसमें एक अणु होता है जिसको हम कहते हैं RUNT, राइबोलोज मोनोफॉस्फेट होता है, जो फिर राइबोलोज डाइफॉस्फेट बनाता है, RUDP। ये RUDP जो है वो फिर बनाता है फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल, और ये फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल जो है यहाँ पर इस चरण में जो है वो प्रवेश होता है किसका, 6 कार्बन डाइऑक्साइड का। तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रवेश यहाँ पर होगा अप्रकाशिक अभिक्रिया में, यानी ये चीज यहाँ प्रवेश करेगी और फिर वो इसमें सक्रिय प्रक्रमों से गुजरते हुए वापस ये बढ़ा देगी, लेकिन बीच में यहाँ पर क्या बन जाएगा, C6H12O6। और जो विभिन्न प्रक्रियाएं हैं उनके दौरान 6 जल के अणु जो है वो भी वापस प्राप्त हो जाएंगे। ये जो अभिक्रिया है, यानी तीसरा जो चरण है, ये तीसरा चरण प्रकाश की अनुपस्थिति में होता है, इसको कहते हैं अप्रकाशिक अभिक्रिया। तो पूरे प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया को हम प्रकाशिक और अप्रकाशिक अभिक्रिया में बांट सकते हैं, और उसके आधार पर उन्हें हम कुल 3 चरणों में विभाजित करते हैं। पहले चरण में वर्णक अणु जो है वो प्रकाश का अवशोषण करते हैं और जल के अणु का अपघटन करते हैं। जल के अणु के अपघटन से प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन उत्पन्न होती है। ऑक्सीजन बाहर वातावरण में मुक्त कर दी जाती है। 12 जल के अणु यहाँ पर काम में आ गए। इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में प्रवेश करते हैं और 18 ATP का उत्पादन करते हैं, और प्रोटॉन जो इसमें से उत्पन्न हुए हैं वो NADP को NADPH2 में बदल देते हैं, यानी 24 प्रोटॉन हैं, 12 H2। ये 12 H2 जो है वो 12 NADP को NADPH2 में बदलते हैं। ये NADPH2 जो है वो फिर यहाँ पर प्रयुक्त हो जाते हैं। तो प्रकाशिक अभिक्रिया में जो अणु ATP और NADPH2 के उत्पन्न हुए वो वापस यहाँ पर खर्च हो गए, कार्बन डाइऑक्साइड का इसमें प्रवेश हुआ और ये C6H12O6 बन गई। तो तीसरे चरण में यदि हम देखें तो यूँ कह सकते हैं कि CO2 का अपचयन होता है। अपचयन किसमें, C6H12O6 में, और इस अपचयन में जो अपचयनकारी शक्ति काम में आती है वो NADPH2 है, और वो NADPH2 पहले चरण में बन चुका है। इस तरह से पूरी प्रकाशिक अभिक्रिया और अप्रकाशिक अभिक्रिया या पूरे प्रकाश संश्लेषण को हम शॉर्ट में इस रेखा चित्र से समझ सकते हैं। अब आगे इन्हीं को हम पूरा डिटेल से और पढ़ेंगे, कैसे अवशोषण होता है, कैसे जल का अपघटन होता है, फॉस्फोरिलीकरण क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे ग्लूकोज में बदला जाता है, ये सारी चीजें जो हैं वो इनके अंदर हम पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। ये इसको एक तरह से शॉर्ट में जो है वो समझाया गया है। अब इस आधार पर हम देखें तो प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रिया है उसे 2 भागों में बांट दिया। इसके आधार पर प्रकाशिक और अप्रकाशिक अभिक्रिया जो है उसमें कई बार अंतर पूछ लिए जाते हैं, तो उनको आप ध्यान में रखोगे। इसी आधार पर देखें, प्रकाशिक अभिक्रिया में प्रकाश की आवश्यकता होती है, अप्रकाशिक अभिक्रिया में प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। प्रकाशिक अभिक्रिया हरित लवक के ग्रेना भाग में, या एक वचन कहें तो ग्रेनम भाग में संपन्न होती है, जबकि अप्रकाशिक अभिक्रिया जो है वो स्ट्रोमा भाग में संपन्न होती है। प्रकाशिक अभिक्रिया में जल के अणु का अपघटन होता है, अप्रकाशिक अभिक्रिया में जल का अपघटन नहीं होता। प्रकाशिक अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड भाग नहीं लेती, अप्रकाशिक अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड भाग लेती है। प्रकाशिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन उत्पन्न होती है, अप्रकाशिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन उत्पन्न नहीं होती। ये अंतर यूं बना के लिख सकते हैं, प्रकाशिक अभिक्रिया में ATP और NADPH2 बनते हैं, अप्रकाशिक अभिक्रिया में ATP और NADPH2 खर्च होते हैं या काम में आते हैं। प्रकाशिक अभिक्रिया में भोजन का निर्माण नहीं होता, अप्रकाशिक अभिक्रिया में भोजन का निर्माण होता है। इस तरह से ये अंतर आपको लिखवाए हुए हैं, नोट्स वगैरह में मिल जाएंगे, उनको आप इस तरह से ध्यान में रख लें। तो इस रेखा चित्र को ध्यान में रखें, इससे ये पूरा पाठ जो है वो लगभग क्लियर हो जाता है। पूरे पाठ का सारांश ये है,
इसके आधार पर ही हम इसको पूरे विस्तृत रूप में पढ़ेंगे, जिसमें से बड़े प्रश्न आते हैं। इस पाठ में से 4 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे, इनसे निकाल के उनको हम आगे पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। पाठ का सार जो है वो ये है। हम प्रकाश संश्लेषण पढ़ रहे हैं। प्रकाश संश्लेषण को 3 चरणों में विभाजित करते हैं। वो 3 चरण ये हैं, पहला, दूसरा और ये तीसरा। पहले चरण में प्रकाश का अवशोषण वर्णक करके जल के अणु का अपघटन करते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर उत्पन्न हुए वो दूसरे चरण में एटीपी और NADPH2 उत्पन्न करते हैं। और तीसरे चरण में जो कि स्ट्रोमा भाग में संपन्न अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन किया जाता है। अपचयन करने के लिए जो ऊर्जा चाहिए वो एटीपी देते हैं और अपचयनकारी ऊर्जा जो चाहिए वो NADPH2 देते हैं। और इस तरह से चक्रीय प्रक्रम के द्वारा 6 कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक ग्लूकोज का अणु बनाते हैं। इस तरह से इसमें देखा जाए तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 का तो अपचयन होता है और जल का यानी H2O का क्या होता है, ऑक्सीकरण। तो ये एक तरह से देखा जाए तो एक उपापचयी क्रिया है, जिसमें अपचयन और उपचयन यानी ऑक्सीकरण दोनों क्रियाएं होती हैं। और फिर इसके आधार पर जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है वो है प्रकाशिक और अप्रकाशिक अभिक्रिया में अंतर इसके आधार पर बता दें। प्रकाश आवश्यक है, नहीं है। ग्रेनम में होता है, स्ट्रोमा में होती है। जल का गठन होता है, नहीं होता। एटीपी और NADPH2 इसमें बनते हैं, जबकि अप्रकाशिक अभिक्रिया में एटीपी और NADPH2 खर्च होते हैं। इसमें भोजन का उत्पादन होता है, प्रकाशिक अभिक्रिया में भोजन का उत्पादन नहीं होता। तो इस तरह से ये विभिन्न चरण हुए। अब इन्हीं को हम आगे पूरा विस्तृत अध्ययन जो है वो हम आगे की क्लासों में पढ़ेंगे, जिनसे निकाल कर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहले आप इस चीज को समझें और फिर उसके बाद में आगे पूरा विस्तार पूर्वक वर्णन जो है, चाहे फॉस्फोरिलीकरण हो, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण हो, किस प्रकार से होता है, कैसे होता है, वो सारा डिटेल से हमें आगे की क्लासों में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।